हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इंट्रोडक्शन हमारा पार्टनरशिप का हो चुका है, जिसमें हमने पार्टनरशिप के बारे में बात कर ली है और नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में भी बात कर ली है। तो अब हमारा जो टॉपिक है फीचर ऑफ पार्टनरशिप, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो दोनों में से कोई भी अगर टॉपिक आता है तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल सेम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पार्टनरशिप को कैसे पहचाना जाता है, ठीक है, उसका कैरेक्टर क्या है। तो कोई भी बिजनेस फॉर्म चल रही है तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो पार्टनरशिप फर्म है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है टू और मोर पर्सन। तो जैसे कि आपको पता है पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच ही होती है। और सिंगल अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं या वन पर्सन कंपनी भी बोल सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ही होती है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। ठीक है, बड़ी सिंपल सी लाइन है कि कम से कम दो लोग होने चाहिए। एवरी पर्सन एक्सेप्ट माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग पार्टनरशिप में आ सकते हैं, सिर्फ इन तीन लोगों के अलावा। तो पहला क्या है? माइनर। माइनर मतलब होता है स्टूडेंट्स 18 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं, या उनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो अडल्ट नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप से दूर रखा जाता है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसका दिमाग सही से काम नहीं करता है, ठीक है, वो इतना कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाता है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि मेंटली इल है, तो ऐसे लोगों को भी पार्टनरशिप में हिस्सा नहीं मिलता है। और कोई ऐसा पर्सन है जिसको हमारे लॉ ने, मतलब कोई कोर्ट है जिसने मना किया हुआ है कि आप पार्टनरशिप में नहीं आएंगे, तो उसको बोला जाता है डिसक्वालिफाइड एज अ पार्टनर। तो इन तीनों लोगों को अलाउड नहीं है पार्टनरशिप में आना। कुछ केसेस में स्टूडेंट्स माइनर को अलाउड होता है। अगर सभी पार्टनर बोलें कि हम लोग माइनर को चाहते हैं पार्टनर बनाना, तो हो सकता है, लेकिन फिर भी डिसीजंस लेने की जो कैपेसिटी है वो माइनर में कम होती है, इसीलिए इनको दूर ही रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पे ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, मिनिमम तो हमको पता है कि दो पार्टनर होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पुराने लॉ के हिसाब से देखें, जिसको हम बोलते हैं द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब है तो ये नया लॉ ही, लेकिन इस फील्ड में अगर हम देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स में, तो 2013 के कंपनीज एक्ट में बोला गया था कि 100 पार्टनर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा पार्टनर नहीं होने चाहिए। लेकिन उसको दोबारा से रिवाइज किया गया है इस लॉ को, और यहाँ पे लिखा है द कंपनीज रूल्स 2014। तो गवर्नमेंट ने बोला ये बहुत ज़्यादा पार्टनर्स हो रहे हैं, तो लोग पार्टनरशिप फर्म का कुछ गलत फ़ायदा ना उठा लें, इसलिए पार्टनर्स को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे 50 पार्टनर्स अब अलाउड हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा, सभी पार्टनरशिप फर्म्स को यही अलाउड है। अब 50 ही कर सकते हैं, वो 100 नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला हमको समझ आ गया पॉइंट, टू और मोर पर्सन होने चाहिए। दूसरे में लिखा है एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए, जितने भी पर्सन हो, चाहे दो या दो से ज़्यादा, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट मतलब होता है कि उनके बीच में एक रजामंदी होनी चाहिए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लिखित में ही हो, वो ओरल भी हो सकती है। मतलब एक दूसरे से बस वो अगर प्रॉमिस कर दें कि हम लोग साथ में रहना चाहते हैं और साथ में पार्टनर बन के काम करना चाहते हैं, तो वो भी पार्टनरशिप कहलाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कि अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, और अगर डिस्प्यूट हो तो उसको तरीके से सुलझाया जाए, उसमें अगर आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो कोर्ट आपको सीधा ये बोलता है कि आप एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवाएं। सिर्फ ओरल एग्रीमेंट काम नहीं आता कोर्ट में। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो कोर्ट जो है वो अपने अलग तरीके से उसको सॉल्व करता है। उसके लिए भी उनके पास कोई कंपनीज एक्ट है जिसको वो उसमें लगाते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो दोनों ही तरीके से कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से सारी प्रोसीडिंग्स हो, तो आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, जिसको पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। तो ये जो एग्रीमेंट है या तो लिखित में हो या ओरल हो, ठीक है। तो एग्रीमेंट बनवाना रिटन में ज़रूरी नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कंपनीज एक्ट में, लेकिन
कानून बोलता है कि अगर आपको फ्यूचर में हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एक रिटर्न एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। ठीक है, द रिटर्न एग्रीमेंट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो इसको हम एक नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, लॉफुल बिजनेस। अब देखिए यहाँ पर जो भी पार्टनर्स मिले हैं काम करने के लिए, वो एग्री हुए हैं काम करने के लिए, तो जो काम है वो भी लीगल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं करना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दो स्मगलर्स हैं, वो पार्टनर बनने के लिए रेडी हुए और वो कह रहे हैं कि हम सामान स्मगल करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम नकली सोना या असली सोने को इधर से उधर लेंगे और हम पार्टनर हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसी पार्टनरशिप को हमारा कानून जो है बिल्कुल मान्यता नहीं देता है, उसको इलीगल माना जाएगा। तो लॉफुल बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं स्टूडेंट्स जो पहले लॉफुल थे, लेकिन कोर्ट के नए ऑर्डर के बाद वो तुरंत ही अनलॉफुल हो जाते हैं या इलीगल हो जाते हैं, तो उनको भी पार्टनरशिप का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अ पार्टनरशिप इज स्टैब्लिश्ड फॉर अ लॉफुल बिजनेस। फोर्थ पॉइंट में है प्रॉफिट शेयरिंग। सो यहाँ पर सभी पार्टनर्स को ये बोला जाता है कि वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लें कि वो कितना प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे से। क्या बराबर बराबर प्रॉफिट लेना चाहते हैं या कुछ रेशो में लेना चाहते हैं। तो अगर आप बराबर बराबर लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साफ साफ जो पार्टनरशिप डीड है, रिटर्न डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से चल सकते हैं। लेकिन अगर किसी रेशो में लेना चाहते हैं तो भी आप पार्टनरशिप डीड में वो रेशो लिख दें। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी है दो पार्टनर्स, तो ए बोलता है कि देखिए मैंने ज़्यादा पैसा लगाया है इस बिज़नेस में, तो मेरा जो शेयर है वो 2 रहेगा और बी को मैं 1 दूँगा। इसका मतलब जो भी कमाई होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल 30,000 रुपीज़ अगर प्रॉफ़िट होता है, तो ऐसे में 20,000 जो है वो ए रखना चाहता है और 10,000 बी को देना चाहता है। तो अगर ऐसा कोई रेशो ये निर्धारित करना चाहते हैं, तो इसको पार्टनरशिप डीड में लिख दें, ताकि अगर आगे कोई प्रॉब्लम आती है इस रेशो में, तो कानून के हिसाब से भी वो उसको आराम से डिसाइड कर सकें। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब है कि सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बांटना, अगर इतने का लॉस हुआ होता कंपनी को, तो उसका 20,000 रुपये जो है वो ए देता और 10,000 रुपये जो है वो बी देता। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी बराबर बांटना है, तो तभी वो पार्टनरशिप कहलाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, हाँ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि साफ साफ पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है कि अगर प्रॉफिट होगा तभी इसको मिलेगा, इसको कोई लॉस देने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी को अगर लॉस हो जाता है तो सारा ए ही देगा, ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज़ में ये पूरा रूल चलना चाहिए। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट जो होता है वो बँटता है, लेकिन लॉस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बँटे। ये सब पार्टनरशिप डीड पे निर्भर करता है। चलिए, अब हम फिफ्थ पॉइंट भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है, बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगाइए क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है। तो जो बिजनेस है, भले ही उसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं, तो या तो सारे पार्टनर करें उस काम को, या उन सभी पार्टनर में से कोई एक पार्टनर काम को कर सकता है और बाकी एज अ स्लीपिंग पार्टनर भी रह सकते हैं। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर का मतलब हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा है, कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जो बोलते हैं हम कैपिटल तो लगा देंगे, लेकिन हम काम नहीं कर पाएंगे, डे टू डे मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति करेगा। ठीक है, तो ऐसे में जो जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है, वो अगर कोई भी डिसीजन लेता है कंपनी से रिलेटेड, वो सभी पार्टनर्स पे बाध्य होगा। मतलब सभी पार्टनर्स को उसको फॉलो करना होगा बिना कुछ कहे। तो इसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स, एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। तो कोई भी एक पार्टनर सभी के लिए एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे, पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पार्टनर जो है वो एजेंट और प्रिंसिपल कैसे है। तो स्टूडेंट्स, एजेंट होता है जो किसी को रिप्रेजेंट करे, उसको एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में कई बार कुछ ऐसे एलआईसी के एजेंट आ जाते हैं जो इंश्योरेंस करवाने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए, वो हमको समझाते हैं, स्कीम्स बताते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो एलआईसी जो उनकी कंपनी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे सामने। ठीक है, तो उसी तरह अगर एक पार्टनर एक एजेंट कब बनता है, जब वो किसी मीटिंग में चला जाए किसी कंपनी की तरफ से।
मान लेते हैं उस कंपनी उस पार्टनरशिप में 3 पार्टनर थे, ए, बी, सी, लेकिन बी और सी किसी वजह से अवेलेबल नहीं है, या बी और सी ने बोल रखा है कि सभी जो मीटिंग्स हैं वो ए अटेंड करेगा, तो जब ये मीटिंग में गया तो इसको एज एजेंट समझा जाएगा। ठीक है? तो कोई भी अगर ये फैसला लेता है उस मीटिंग में किसी भी तरीके का, तो ये सभी पार्टनर्स के ऊपर बाध्य होगा, सभी ऑब्लिगेशन में आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये होता है एजेंट का काम। और प्रिंसिपल मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि अगर कोई और पार्टनर, मान लेते हैं कि बी और सी जो है, अब आपको बी और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है? तो बी और सी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे कि ये दोनों नहीं गए थे, लेकिन इनके ऊपर भी डिसीजन आ गया। किसका? ए का डिसीजन का जो बंधन है वो इन दोनों के ऊपर भी आ गया। तो ये हो गए प्रिंसिपल। तो इसका मतलब ये अब ये नहीं बोल सकते कि हम लोग ए की बात नहीं मानेंगे क्योंकि ए को आपने एजेंट बनाया था और आप प्रिंसिपल थे। लेकिन कुछ केसेस में आप भी एजेंट बन सकते हैं। मान लेते हैं कि आप दोनों कुछ डिसाइड करें और किसी मीटिंग में जाके कहीं कुछ साइन करें, तो वो जो सिग्नेचर होगा वो ए के ऊपर भी बाध्य होगा। तो ऐसे केस में आप एजेंट हो जाएंगे और ए जो हो जाएगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स। तो बिजनेस में क्या होता है कि जो सभी पार्टनर जो हैं वो एजेंट्स भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। आइए पढ़ लेते हैं। तो एज एन एजेंट he represents other partners and thereby binds them through his act। तो अगर एजेंट के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी पार्टनर अपने डिसीजन से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर सकता है। ठीक है? तो वो जो डिसीजन है वो दूसरे पार्टनर के ऊपर भी बाध्य होगा। और एज अ प्रिंसिपल देखा जाए, ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। तो ए जो है वो दूसरे पार्टनर्स के एक्ट, मतलब उनके डिसीजन के ऊपर भी इसके ऊपर भी लागू होगा इन दोनों का डिसीजन। तो ऐसे केस में ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स एजेंट और प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यही बच्चों को समझ नहीं आता है ज़्यादातर, क्योंकि इससे पहले के सारे पॉइंट्स आसान थे और इसी पे क्वेश्चन बना देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब एजेंट की बात आती है तो इसका मतलब है आप डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप एक एजेंट हैं तो आप डिसीजन ले रहे हैं और आपके पार्टनर्स उसमें शामिल हो जाएंगे बाद में। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल हैं तो कोई और डिसीजन ले रहा है, आपको भी उसमें शामिल होना पड़ेगा बाद में। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक खत्म होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया सभी पॉइंट्स। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।